डिटेल में, नरेशन मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया डिटेल में। आप में से आई थिंक उपासना ने और एक दो लोगों ने और मैसेज किया था कि ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस कर लीजिए, सिंथेसिस डिस्कस कर लीजिए। सिंथेसिस मैंने डिस्कस किया है, उसका मैं रिकॉर्डेड वीडियो आपको शेयर करूंगी, तो आपको मिल जाएगी वो सारे पॉइंट्स, उसे आप एक बार रिकैप में देखिएगा, ठीक है। सिंथेसिस मैं हालांकि कल डिस्कस भी करूंगी। तो ऐसे एक एक टॉपिक अभी आप लेटेस्ट डिस्कशन रहेगा ना, तो आपको चीजें याद रहेंगी, ठीक है। ओके तो आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रामर से हम डिस्कस करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। सारे रूल्स को हम क्विक रिवीजन करेंगे। सारे रूल्स आपको ऑलरेडी पता हैं कि क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन और कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, तो हम सभी रूल्स को एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे। एक बार आपको ये समझना है कि कितने तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे दो तीन आपको कन्वर्जन तो पता ही है, एक सिंपल सेंटेंसेस का, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस में आप क्या देखते हैं, नाउन फ्रेज या नाउन टू नाउन क्लॉज, ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कई बार आपको देखने को मिलता है, जिसमें आप फ्रेज को बढ़ाते हैं या वर्ड्स जो है उन्हें आप सबऑर्डिनेट क्लॉज में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए आप नाउन फ्रेज के माध्यम से करते हैं, या तो एडजेक्टिव फ्रेज के या तो एडवर्ब फ्रेज के, ठीक है। ये तीनों तरीके होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज, या तो ये तीन तरीके होते हैं, ठीक है। अगर आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है तो आप फ्रेजेस का यूज करते हैं, अगर आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आप क्लॉजेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तो अगर आप कॉम्प्लेक्स से सिंपल सेंटेंस को अगर आप बनाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे हमने समझा सिंपल से अगर हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे या सिंपल से सिंपल बनाएंगे तो क्या करना है। कॉम्प्लेक्स से अगर सिंपल बनाएंगे तो आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज को वर्ड या फ्रेज में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स में आप क्या करेंगे, वर्ड या फ्रेज को क्लॉज बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स में आप क्या करेंगे, जो क्लॉज है उसे आप फ्रेज बना देंगे या वर्ड बना देंगे। तो नाउन क्लॉज को नाउन फ्रेज, नाउन इन्फिनिटिव, जेनेंट, केस इन एपोजिशन, ऐसे आप कन्वर्ट करते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज को आप एडजेक्टिव फ्रेज में, एडजेक्टिव पार्टिसिपल इन्फिनिटिव, ऐसे आप चेंज करते हैं। और एडवर्ब क्लॉज को आप एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्ब पार्टिसिपल इन्फिनिटिव, इस तरीके से चेंज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। तो कंपाउंड सेंटेंस पे जो दोनों क्लॉज होते हैं वो इक्वल इंपॉर्टेंस के होते हैं। दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, या तो सिंपल से कंपाउंड आपको बनाने को पूछा जाएगा या कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड से कंपाउंड नहीं बनता है, सिंपल से सिंपल बनता है। बट सिंपल से कंपाउंड की अगर बात करें तो सिंपल से कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बनता है। तो आपको सभी के थोड़े से रूल याद रखने होंगे, ठीक है। सिंथेसिस जब आपने पढ़ा था तो आपने इन पॉइंट्स को देखा था, ओके। तो अब आपको ये समझना है कि ये आपको आइडिया होना चाहिए कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज आप जानते हैं, क्लॉज जिसमें आपको ये देखने को मिलता है, अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यदि हम क्लॉज की बात करें तो आपको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज देखने को मिलेगी, एक डिपेंडेंट क्लॉज देखने को मिलेगी। क्लॉज में होता क्या है, क्लॉज आप कोई भी पार्ट ऑफ सेंटेंस देखते हैं जिसमें आपको फाइनाइट वर्ब देखने को मिलेगी, वो क्लॉज कहलाएगा, ठीक है। फ्रेज में आपको फ्रेज में आपको फाइनाइट वर्ब देखने को नहीं मिलती। यही एक बेसिक डिफरेंस है फ्रेज और क्लॉज के बीच। तो अगर आप सेंटेंसेस देखें तो देखिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन एक आता है ट्रांसफॉर्मेशन में, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस अभी पीजीटी में पूछा गया है। असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इंटरचेंज, एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस। तो ये तीन जो आपको देखने को मिले हैं, ये सेंटेंसेस का ही आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। नेगेटिव से असर्टिव, असर्टिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से नेगेटिव, इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। सेंटेंस एक्सप्रेसिव कंडीशन, सेंटेंस एक्सप्रेसिव कंट्रास्ट, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंटरचेंज, इंटरचेंज ऑफ वॉइस, जिसमें आप एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं। तो एक्टिव पैसिव सभी को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। एक बार आप दोबारा से एक्टिव पैसिव वाला लेक्चर आप देख सकते हैं, अगर किसी को अवेलेबल नहीं है तो बता सकते हैं। नरेशन में भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। नरेशन में चेंजेस मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो ये दोनों हमने डिटेल में पढ़े हैं, ओके। अब देखते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स में रूल वाइज मतलब सेंटेंसेस वाइज आपको समझाऊंगी, ठीक है, रूल्स वाइज नहीं। तो अगर आप देखें तो नाउन फ्रेज जो कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड से जो नाउन का काम करता है, उसमें आपको कई सारे तरीके से चेंजेस करने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि ही होप्स टू सक्सीड। अब यहाँ पे अगर आप इस रूल को देखें तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट टू वर्ब आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब जो नाउन फ्रेज है वो आपको कहाँ देखने को मिल रही है, ऑब्जेक्ट टू वर्ब। ट्रूथ कैन नॉट पेरिश, उसमें सब्जेक्ट टू वर्ब। पे अटेंशन टू हिज वर्ड, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो नाउन फ्रेज है वो ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन है, ठीक है। यहाँ पे जैसे
सक्सीड की हम बात करें, ठीक है, तो ये आपका नाउन फ्रेज कहलाता है, ये ऑब्जेक्ट टू वर्ब है, ठीक है, होप्स टू सक्सीड, सॉरी नॉट सक्सीड, टू सक्सीड। अब यहाँ पे हम ट्रुथ की बात करें, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टू वर्ब। पे अटेंशन टू हिज वर्ड्स, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो हिज वर्ड्स है, ठीक है, इस तरह से आई होप आपको समझ आ रहा है। माई फेथ अबाउट हिज सक्सेस इज फर्म, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं केस इन अपोजिशन आपको देखने को मिल रहा है, केस इन अपोजिशन टू अ प्रोनाउन इट, तो ये इट क्या है, प्रोनाउन है। यहाँ पे आपको केस इन अपोजिशन देखने को मिलेगा, इट इज अनफॉर्चुनेट टू बी चीटेड बाय फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट, तो टू डू समथिंग यूजफुल, ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो अगर आप देखें नाउन फ्रेज, he hopes that he will be he will succeed, तो that he will succeed, ये आप क्या देख रहे हैं, ये नाउन क्लॉज देख रहे हैं, ठीक है। what is true, ये क्या है, नाउन क्लॉज, what is true cannot perish, pay attention to what he says, my faith that he will succeed is firm, it is unfortunate that one is cheated by friends, my wish is that I should do something useful। तो देखिए ये जो सेंटेंसेस, ये आपको नाउन क्लॉज के सारे सेंटेंसेस देखने को मिल रहे हैं। आपको जो एग्जाम में सेंटेंस दिया जाता है, सिंपल सेंटेंस दिया जाता है और आपको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना होता है। तो ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ सेंटेंसेस का एग्जाम्पल है जो आपको एक आइडिया दे सकता है कि कैसे आप चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्लॉज या एडजेक्टिव फ्रेज आप कह सकते हैं, ठीक है। ही इज अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेट प्रॉमिस, स्टूडेंट ऑफ ग्रेट प्रॉमिस, क्या आपको ये सिंपल सेंटेंस लग रहा है, बताइए। यस, आई मेट माई फ्रेंड लिविंग इन मुंबई, ये सब फ्रेज है, ठीक है, ये सब फ्रेज है। दे फाउंड अ डेड बॉडी कवर्ड विद अ व्हाइट शीट, ये भी फ्रेज है। अगर हम देखें सेंटेंस को, अगर हमें क्लॉज में एड चेंज करके एडजेक्टिव क्लॉज बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, दे फाउंड अ डेड बॉडी विच वॉज कवर्ड विद अ व्हाइट शीट, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। आई मेट माई फ्रेंड हु वॉज लिविंग इन मुंबई, ये क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही इज अ स्टूडेंट हु इज ऑफ अ ग्रेट प्रॉमिस, ठीक है, या इसको किस हाँ, हु इज ऑफ अ ग्रेट प्रॉमिस हम कह सकते हैं, आई थिंक हु इज ऑफ ग्रेट प्रॉमिस ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, तो इसको भी आप हु के माध्यम से कन्वर्ट कर सकते हैं। मोहन विद अ लॉट ऑफ मनी इज अ माइजर, तो यहाँ पे कर सकते हैं मोहन हु हैज अ लॉट ऑफ वेल्थ इज अ माइजर, ठीक है। इस तरीके से आप एडजेक्टिव क्लॉज को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी सेंटेंस दिए, इसे आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एडवर्ब फ्रेज, अब एडवर्ब फ्रेज की बात करते हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि एडवर्ब का काम करते हैं। I shall do it in your presence. Do not go till my return. He went there to buy books. He was blamed for telling a lie. For all his wealth, he is unhappy. ये सब phrases के example हैं। phrases में आप क्या देखेंगे, सिंपल आपको याद रखना है, फाइनाइट वर्ब एक होगी अगर आपको सिंपल सेंटेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो क्योंकि दो क्लॉज होती है, दोनों की अपनी फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है, तो दो आपको फाइनाइट वर्ब देखने को मिलेगी। अब एडवर्बियल फ्रेज से अगर आपको चेंज करना है क्लॉज में, तो देखिए ये जो सेंटेंस हम बाद में पढ़ रहे हैं, ये इन्हीं वर्ड्स का ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे एक आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे, आई होप। आई शेल डू इट इन योर प्रेजेंस, इसका अगर आपको चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, आई शेल डू इट व्हेन यू आर प्रेजेंट। डू नॉट गो टिल माई रिटर्न, डू नॉट गो अनटिल आई रिटर्न। He went there to buy books. He went there so that he may buy books. He was blamed for telling a lie. तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, he was blamed as he told a lie. For all his wealth, he is unhappy. Although he is wealthy, he is unhappy. तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज का एग्जांपल होगा। क्या आपको एडवर्ब क्लॉज समझ में आया कि कैसे आप फ्रेज से क्लॉज में कन्वर्ट करेंगे, बताइए। सेम एज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेट प्रॉमिस, आप कर सकते हैं ही इज अ स्टूडेंट हु होल्ड्स अ ग्रेट प्रॉमिस, ठीक है। आई मेट माई फ्रेंड, ये मैंने आपको बताया था। बाकी ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ही इज अ मैन हु स्पीक्स अ फ्यू वर्ड्स, मोहन वाला भी मैंने आपको बता दिया था। एंड ही होप्स टू सक्सीड, इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे नाउन क्लॉज में, ही होप्स दैट ही विल सक्सीड। ट्रूथ कैन नॉट पेरिश, मतलब व्हाट इज ट्रूथ कैन नॉट पेरिश। पे अटेंशन टू हिज वर्ड्स, पे अटेंशन टू व्हाट ही सेज। My faith about his success is firm. My faith that he will succeed is firm. It is unfortunate to be cheated by friends. It is unfortunate that one is cheated by friends.
माई विश इज टू डू समथिंग यूजफुल, माई विश इज दैट आई शुड डू समथिंग यूजफुल। तो ये आपको साथ में ही मिल जाएंगे, जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि क्लॉज को अगर क्लॉज में सेंटेंस है तो आप उसे सिंपल कैसे बनाएं, अगर सिंपल है तो उसे कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएं। ठीक है, क्या आपको क्लियर है ये क्लॉज वाला कैसे आप चेंज करेंगे, बताएं। और ट्रांसफॉर्मेशन से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस के क्वेश्चंस है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ मैंने आपको भेजा है, आप उसे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कई सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। सारे तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया मिल जाए, एक पैटर्न आपको पता चल जाए। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज आप थोड़ा सा देखिए क्या क्या होती हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज, एंड, बट, येट, स्टिल, नेवरदलेस, वेयर एज, व्हाइल और अदरवाइज, एल्स और एल्स, नॉर, एज वेल एज। ठीक है, तो ज्यादातर लोग फैन बॉयज करके भी याद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इतनी ही है, और भी ज्यादा है। ठीक है, चलिए देखते हैं सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंसेस कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स ही फेल डाउन, तो इसका क्या करेंगे, ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, पार्टिसिपल का यूज करके ये बना है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे। क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स ही फेल डाउन, ये सिंपल सेंटेंस है, पार्टिसिपल का यूज करके, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके। ही वॉज क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स एंड ही फेल डाउन, तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया। बीइंग डिसअपॉइंटेड ही लेफ्ट द जॉब, कॉमा का यूज आपको करना होता है सेंटेंसेस में, तो आप क्या लिख सकते हैं, ही वॉज डिसअपॉइंटेड सो ही लेफ्ट द जॉब। ठीक है, सो ही लेफ्ट द जॉब। Having taken bath, he put on new clothes. तो he has taken bath and put on new clothes. ठीक है, instead of being rich, he is not happy. अभी हमने although का यूज देखा था जब हम कॉम्प्लेक्स में यूज कर रहे थे, बट आप बट का यूज करेंगे जब आपको कंपाउंड यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। अगर आप although यूज करेंगे तो ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। बाई रनिंग वेरी फास्ट यू कैन कैच द बस, तो क्या आप लिख सकते हैं, रन वेरी फास्ट एंड कैच द बस। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर आपको कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इट इज बीइंग वेरी हॉट वी लेफ्ट फॉर नैनीताल, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी लेफ्ट फॉर नैनीताल फॉर इट वाज वेरी हॉट, या इट वाज वेरी हॉट सो वी लेफ्ट फॉर नैनीताल। ओके, अराइविंग एट होम शी फाउंड हर सन मिसिंग, तो क्या होगा, शी अराइव्ड एट होम एंड शी फाउंड हर सन मिसिंग। नेक्स्ट है, विदाउट रेस्पेक्टिंग अदर्स यू विल नॉट बी रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्ट अदर्स अदरवाइज यू विल नॉट बी रेस्पेक्टेड। For all his knowledge, he could not earn money. He had knowledge, but he could not earn money. यहाँ पे अगर किसी ने ये सेंटेंस लिख दिया, he had knowledge, but he had knowledge, so he could not earn money, तो आप यहाँ अर्थ का अनर्थ भी कर सकते हैं। मतलब उसके पास नॉलेज था, इसीलिए उसने पैसे नहीं कमा पाया। तो ये आपको ये भी समझना है कि कौन सा कंजंक्शन आपको यूज करना है जो आपके मीनिंग को दिखाए। ठीक है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाए, अर्थ का अनर्थ नहीं निकाले, ये भी आपको समझना है, जिसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आपको काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे बट लगेगा, एंड भी आप नहीं लगाएंगे। एंड आप तब लगाएंगे जब आप इंफॉर्मेशन ऐड करते हुए देख रहे हैं, बट आप तब लगाएंगे जब आपको एक कंट्रास्ट देखने को मिलेगा। सो आप तब लगाएंगे जब आप रिजल्ट दिखाएंगे, बिकॉज आप तब लगाएंगे जब आप रीजन देंगे। तो आपको इस सभी कंजंक्शन का यूज समझना है। बीइंग स्टैब्ड फैटली ही डाइड, तो क्या लिखेंगे हम, ही वाज स्टैब्ड फैटली सो ही डाइड। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 10 सेंटेंसेस हमने डिस्कस किए, जहाँ पे हमने ये देखा कि अगर सिंपल सेंटेंस हमें मिल रहा है और कंपाउंड सेंटेंस में हमें कन्वर्ट करना है तो हमसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं जो आप पढ़ेंगे और आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे चेंज करना है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड। ये आपको समझ में आ रहा है ना, एग्जांपल्स के माध्यम से मैं समझा रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा रूल्स नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि ये क्विक रिवीजन की क्लास है, तो यहाँ पे हम रूल्स पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ऑलरेडी आपने बहुत बार सभी चीजें पढ़ी हैं और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अगर हम एक एक रूल समझेंगे। और यहाँ पे प्रैक्टिकल ग्रामर या एप्लीकेबल जो ग्रामर है उसी के माध्यम से आप समझें। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, एक बार कंफर्म कर दीजिए। मतलब ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ
डिस्कशन करते जाओ और उसका आपको कोई लाभ ना मिले तो ऐसे डिस्कशन का क्या मतलब है? ओके तो अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड इसे देखते हैं। कॉम्प्लेक्स में आपको ध्यान रखना है दो फाइनाइट वर्ब होंगी, ठीक है, दो फाइनाइट वर्ब। कंपाउंड में आप देखते हैं जो क्लॉज होंगे दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस के होंगे, मतलब अगर हम एक क्लॉज हटा भी दें तो भी मीनिंग कंप्लीट निकलेगी। कॉम्प्लेक्स में हम देखते हैं एक क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंडेंट क्लॉज अपनी मीनिंग के लिए डिपेंड करता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए when she arrived at home she found her son missing। अगर आप यहाँ पे when she arrived at home इसको अगर आप लिखें और she found at her she found her home her son missing हटा दें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मीनिंग कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। तो इसे आप अगर कंपाउंड बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? she arrived at home and she found her son missing। अब यहाँ पे अगर आप so लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, बट लगा देंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड है, इसलिए यहाँ पे एंड का यूज हुआ है। while she was climbing up the stairs while she was climbing up, यहाँ पे कॉमा का गलत इस बुक में बहुत जगह गलत दिया है, इसको आप समझिएगा। he fell down, सॉरी यहाँ पे she ही होगा, या तो she लिखें या तो ही लिखें, ठीक है। तो जब वो मतलब सीढ़ियों पे चढ़ते हुए वो गिर गई तो क्या होगा? she was climbing up the stairs and fell down। यहाँ पे भी so का यूज नहीं करेंगे। As he was disappointed he left job, तो यहाँ पे आप so का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे रीजन दे रहा है, उसने जॉब छोड़ दी, क्यों? क्योंकि वो अपनी जॉब से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहा था। he was disappointed so he left the job। नेक्स्ट क्वेश्चन है when he had taken bath he put on new clothes, मतलब नहाने के बाद उसने नए कपड़े पहने, तो क्या होगा? यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड है he had taken bath and put on new clothes। नेक्स्ट है although he is rich he is not happy, यद्यपि वो रिच है बट वो खुश नहीं है। तो यहाँ पे एक कंट्रास्ट आपको देखने को मिल रहा है, विरोधाभास। तो विरोधाभास के लिए आप हमेशा बट का यूज करते हैं, ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। अभी हमने क्वेश्चन और भी देखे थे, है ना। तो यहाँ पे देखिए दोनों क्वेश्चंस को पढ़ना आपको जरूरी है। दोनों क्वेश्चन को इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कॉम्प्लेक्स कैसे सेंटेंस होता है, फिर आपको दूसरे आंसर में आइडिया लगेगा कि कंपाउंड कैसे होता है, ठीक है। इफ यू रन वेरी फास्ट यू कैन कैच द बस। इफ का यूज आप किस क्लॉज में करते हैं? आप कमेंट करके बताइए, सॉरी मैसेज करके बताइए इफ का आप यूज किस क्लॉज में करते हैं, ये कौन सा क्लॉज है। इसका आप कंपाउंड देखेंगे रन वेरी फास्ट एंड कैच द बस, ठीक है। एंड का आप यूज करेंगे एडवर्ब क्लॉज है, वेरी गुड, एडवर्ब क्लॉज है ये, ठीक है। इफ का आप यूज कंडीशनल सेंटेंस में भी करते हैं लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में जो यूज है वो अलग तरीके से है, जो हमने कंडीशनल सेंटेंसेस में डिस्कस भी किया है। As it was very hot, we left for नैनीताल, मतलब we left for नैनीताल because वो बहुत ज्यादा गर्म था, जो जगह थी वो बहुत गर्म थी। For it was very hot, it was very hot, so we left for नैनीताल। तो दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं, दोनों तरीके से। यहाँ पे for मतलब रीजन आप बता रहे हैं या आप सो बता रहे हैं, रिजल्ट बता रहे हैं कि बहुत गर्मी थी इसलिए हम नैनीताल चले गए, या हम नैनीताल चले गए क्योंकि बहुत गर्मी थी। तो यहाँ पे दोनों सही है। इफ यू डू नॉट रेस्पेक्ट अदर यू विल नॉट बी रेस्पेक्टेड, तो ये बात तो सच है। अगर आप दूसरों का रेस्पेक्ट नहीं करते तो आपको कोई रेस्पेक्ट नहीं मिलती है। तो रेस्पेक्ट अदर्स अदरवाइज यू विल नॉट बी रेस्पेक्टेड। तो अभी हमने इस तरह का सेंटेंस पहले भी देखा था। ऑल्दो ही हैड नॉलेज, यहाँ पे कॉमा आपको लगाना है, ठीक है। कई जगह यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कॉमा नहीं देखने को मिलेगा बट आपको लगाना है। ही कुड नॉट अर्न मनी, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? ही हैड नॉलेज बट ही कुड नॉट अर्न मनी, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने एक सेंटेंस और भी ऐसा देखा था, he had knowledge but he could not earn money, ठीक है। as he was stabbed fatly he died, तो he was stabbed fatly so he died, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे आप, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस में आपको कॉमा नहीं लगाना है, अगर आप कॉमा लगा देंगे तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है कि कैसे आपको ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि यही टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बाकी सिंपल सेंटेंसेस आपको बखूबी चेंज करने आते हैं। अब यहाँ पे इंटरचेंज ऑफ डिग्री, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव, नेगेटिव, असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव, तो ये सेंटेंसेस के टाइप्स हैं, आपको चेंज करने आते हैं। बाकी कंडीशन, कंट्रास्ट, एडवर्ब, टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन सभी के क्वेश्चन हम आज देख रहे हैं, ठीक है। तो इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज जब आप चेंज करते हैं तो आपको मीनिंग को चेंज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ डिग्री को चेंज करना है, मतलब कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें भी गलतियां होती हैं। तो देखिए
कंपैरेटिव में जैसे एक सेंटेंस है, सी इज मोर इंटेलिजेंट दैन हर ब्रदर इज। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर कंपैरेटिव में यहाँ पे पॉजिटिव है, स्पेशली कंपैरिजन में आप देखते हैं, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव में नॉट का यूज करना है। ये आपको थोड़ा सा रूल ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर ध्यान देना है, रूल तो आप मत ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप एप्लीकेशन देखिए। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे नॉट लगाना है, मतलब कि वो अपने भाई से ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसका मतलब है कि उसका ब्रदर इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितनी की उसकी बहन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज शी इज। अगर आप यहाँ पे सो अगर नॉट हटा देंगे तो यहाँ पे पूरा मीनिंग खराब हो जाएगा, मतलब पूरी मीनिंग ही गलत हो जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसका ब्रदर भी उतना इंटेलिजेंट है जितनी की उसकी बहन, जबकि यहाँ पे ये बताया गया कि डिग्री में उसकी बहन उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो ये नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है, यहाँ पे नेक्स्ट अगेन सेंटेंस है, शी इज नॉट मोर इंटेलिजेंट दैन ब्रदर इज। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे नॉट दिया है तो आपको पॉजिटिव में नहीं यूज करना है, और अगर यहाँ पे नॉट नहीं दिया है कंपैरेटिव में तो आपको पॉजिटिव में यूज करना है। ठीक है, यही है मेन चीज जो आपको याद करना है, बाकी आपको रूल्स अच्छे से आते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सेंटेंसेस का मतलब है कि वो उतनी इंटेलिजेंट नहीं जितना कि उसका भाई, इसका मतलब है उसका ब्रदर ज्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हर ब्रदर इज एज इंटेलिजेंट एज शी इज। अब आपको भले ही देखने में ऐसा मीनिंग लग रहा कि उसका ब्रदर भी उतना इंटेलिजेंट है जितनी की वह, बट यहाँ पे जो मीनिंग है वो अलग है। इसका कहने का मतलब है कि वह उतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि उसका भाई। तो ये आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे ध्यान देने की जरूरत है। ओके, जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, ये दोनों आपको सेंटेंसेस क्लियर हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन के? ओके, शी इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज ही। अब देखिए पॉजिटिव से कंपैरेटिव अगेन देखिए, यहाँ पे भी नॉट आ गया है। अब यहाँ पे आपको कंपैरेटिव में नॉट नहीं लगाना है, मोर लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ही इज मोर इंटेलिजेंट दैन शी। ठीक है, क्या पे क्या लिख सकते हैं, शी इज मोर इंटेलिजेंट दैन शी। तीनों को आपको सेंटेंसेस को रिवाइज करना है, तीनों के आपको स्ट्रक्चर देखने हैं और कैसे चेंजेस हुए वो देखने हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में आप गलती करते हो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ गलती करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए, यहाँ पे देखिए हम अलग अलग तरीके से कैसे चेंजेस करते हैं वो देख रहे हैं। बाकी आपने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की है और एलटी प्री में भी आपने की है, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के लिए भी आपने करी है, बट लास्ट मिनट में बहुत ज्यादा रूल्स दिमाग में नहीं आते हैं, तो हम उन सभी रूल्स का रिवीजन कर रहे हैं। देखिए एक और जो तरीका है, वेरी फ्यू राइटर्स इन इंडिया आर एज फेमस एज आर के नारायण। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, वेरी फ्यू, आप इसको ध्यान देंगे। वेरी फ्यू से अगर कोई आपको सेंटेंस मिले पॉजिटिव में, तो आप कंपैरेटिव में जब भी चेंज करेंगे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द आप इस फ्रेज को यूज करेंगे, दैन मोस्ट ऑफ द को यूज करेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, आर के नारायण, क्योंकि आर के नारायण की बात की है, आर के नारायण इज मोर फेमस, मोर क्योंकि यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं, मोर फेमस देन मोस्ट ऑफ द इंडियन राइटर्स। ठीक है, अभी एनी अदर वाला भी आएगा, एनी अदर वाला हम देखेंगे कि एनी अदर में हमें क्या ध्यान देना है। अगर वेरी फ्यू है तो मोस्ट ऑफ द का आप यूज करेंगे। सुपरलेटिव में आप क्या करेंगे, सुपरलेटिव में भी आपको ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए वन ऑफ द मोस्ट फेमस आपको ध्यान देना है, वन ऑफ द मोस्ट आप करिए, फेमस तो यहाँ पे वर्ड दिया है इसलिए आप कर रहे हैं। ओके जस्ट वेट, यहाँ पे आपको क्या स्ट्रक्चर देखना है, अगर आपको वेरी फ्यू दिया है, वेरी फ्यू, तो आपको मोस्ट ऑफ द का यूज करना है और वन ऑफ द मोस्ट का आपको यूज करना है सुपरलेटिव में। तो सुपरलेटिव में आप क्या कर सकते हैं, आर के नारायण इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन राइटर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव में अगर दिया है वेरी फ्यू, तो आपको कंपैरेटिव में चेंज करके लिखना होगा, कंपैरेटिव डिग्री आपको यूज करना है और उसके बाद देन के बाद मोस्ट ऑफ का आपको यूज करना है। सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द मोस्ट का आपको यूज करना है, ये आपको ध्यान देना है और आप एग्जाम के पहले इसको एक बार रिवीजन करके जरूर जाएंगे। रूल 3 देखते हैं। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा स्क्रीन में थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ ताकि आप दोनों को साथ में देखिए क्या चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे नो अदर राइटर, ठीक है, यहाँ पे वेरी फ्यू की बात हो रही थी, अब नो अदर राइटर की बात करें
नो अदर राइटर इज इन इंडिया इज एज फेमस एज आर के नारायण। तो जब भी नो अदर आए, नो अदर वर्ड आए, तो आप यहाँ पे एनी अदर को कंपैरेटिव डिग्री में यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर के नारायण इज मोर फेमस देन एनी अदर राइटर इन इंडिया। जब नो अदर आएगा तो हम क्या लिखेंगे, एनी अदर। जब वेरी फ्यू आएगा तो हम क्या लिखेंगे, मोस्ट ऑफ। ठीक है, सुपरलेटिव में आप क्या लिख सकते हैं, सुपरलेटिव में सुपरलेटिव डिग्री बनानी है हमें यहाँ पे, तो मोस्ट फेमस ऑफ ऑल। यहाँ पे ऑफ ऑल का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। तो आर के नारायण इज द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल द राइटर्स इन इंडिया। ठीक है, आर के नारायण इज मोस्ट फेमस ऑफ ऑल द राइटर्स इन इंडिया। जस्ट वेट। ओके, नेक्स्ट है पॉजिटिव में देखते हैं, नो अदर बॉलर इन इंडिया इज एज फेमस एज कपिल देव। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कपिल देव इज मोर फेमस देन एनी अदर बॉलर इन इंडिया। ओके, कपिल देव इज मोर फेमस देन एनी अदर बॉलर इन इंडिया। या हम क्या कर सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में कपिल देव इज द मोस्ट, द आपको ध्यान रखना है, जब भी सुपरलेटिव डिग्री की बात आएगी यहाँ पे द का यूज करना है। यहाँ पे भी द का यूज हुआ है, इधर यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट का यूज हुआ है। ठीक है, तो कपिल देव इज द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल द बॉलर्स इन इंडिया। क्या आपको क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, वाराणसी इज नॉट द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द सिटीज। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव में आपको ध्यान रखना है सम अदर का यूज अगर आएगा। देखिए अभी हमने देखा है नो अदर, ठीक है, इसके पहले हमने देखा था वेरी फ्यू, उसमें आपको देखने को मिला स्ट्रक्चर कैसा था। अब यहाँ पे पॉजिटिव में आप देखिए सम अदर। ठीक है, सम अदर सिटीज इन यूपी आर एट लीस्ट एज ओल्ड एज वाराणसी। एट लीस्ट यहाँ पे दिया है, आर एट लीस्ट एज ओल्ड एज वाराणसी। तो जब आप कंपैरेटिव यूज करेंगे सम अदर के स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे आपको कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन सम अदर का यूज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे वाराणसी इज नॉट ओल्डर देन सम अदर सिटीज इन यूपी। यहाँ पे आप कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, देन लगा रहे हैं, और फिर आप क्या लिखेंगे, सम अदर सिटीज, जो आपको यहाँ पे दिया गया है सेम सेंटेंस आप यहाँ पे यूज करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री में आप क्या करेंगे, ओल्ड, यहाँ पे एटलीस्ट एज ओल्ड दिया है, तो एटलीस्ट की जगह आप क्या लिख देंगे, नॉट। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी एटलीस्ट की बात की जाए तो आपको नॉट लिखना है सुपरलेटिव में। तो वाराणसी इज नॉट द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द सिटीज इन यूपी। ओल्डेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, EST आप लगाते हैं हमेशा, और इसके पहले दा का यूज करते हैं। कंपैरेटिव में आप ER लगाते हैं ज्यादातर जगह, और दैन लगाते हैं। ठीक है, तो वाराणसी इज नॉट द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द सिटीज इन यूपी। क्या आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया है? क्योंकि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में यही थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा टाइम लेकर डिस्कस किया है। और यहाँ पे गलती बहुत होती है, क्योंकि आप अगर आप देखें तो अभी आपने समझा है 10 मिनट के अंदर, आपको सारे एक ही जैसे लग रहे होंगे, बट जब मैंने एक एक एक्सप्लेन किया है, एक एक डिफरेंस की कैसे कैसे चेंजेस करना है, जहां पे जो वर्ड आएगा वहां पे कैसे आपको लिखना है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा सा तो डिफरेंस है, राइट। और इसी डिफरेंस को आपको ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। रुस्तम वॉज एज पावरफुल एज हिज ब्रदर। रुस्तम वॉज एज पावरफुल एज हिज ब्रदर, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, नॉट नहीं लगा है, तो आप कंपैरेटिव में क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। रुस्तम्स ब्रदर वॉज नॉट मोर पावरफुल देन रुस्तम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। मोर आप लगाएंगे, क्योंकि ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आप ER नहीं लगा सकते हैं, स्पेशली ऐसे वर्ड्स ज्यादा होते हैं जो 2 सिलेबल के होते हैं। जैसे अगर ब्रेव है, 1 सिलेबल का वर्ड है, तो आप इसमें ब्रेवर कर सकते हैं, ER लगा देंगे। बट जो 2 सिलेबल के वर्ड होते हैं उसमें आपको मोर लगाना पड़ता है। ठीक है, शिवाजी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वन ऑफ द का हम क्या कर देंगे, मोस्ट वर्ड यूज करेंगे, ग्रेटर देन मोस्ट ऑफ द वॉरियर्स इन इंडिया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अभी हमने पढ़ा था इधर, अभी एक सेंटेंस आया था अभी, ये वन ऑफ द का हमने क्या किया, यहाँ पे मोर कर दिया है, सॉरी मोस्ट कर दिया है, और कंपैरेटिव डिग्री आपको यूज करनी। ठीक है, इसका आप रिवीजन जरूर करेंगे,
यहाँ पे देखिए मोर इसलिए यूज करने की जरूरत नहीं क्योंकि ग्रेट का आप ग्रेटर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज रिच इन हेरिटेज एज इंडिया। तो यहाँ पे आप इंडिया को आपको इधर लाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप इंडिया से यूज स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंडिया इज रिचर इन हेरिटेज देन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। वेरी फ्यू का आप क्या कर देंगे, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। इंडिया इज रिचर इन हेरिटेज देन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। नेक्स्ट इज ईगल फ्लाइज हायर देन एनी अदर बर्ड। ईगल फ्लाइज हायर देन एनी अदर बर्ड। तो यहाँ पे ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एनी अदर बर्ड का हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में, ये कंपैरेटिव है, ये पॉजिटिव है, सुपरलेटिव है। नो अदर बर्ड फ्लाइज एज हाई एज ईगल। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एनी अदर को आप कैसे लिखेंगे कंपैरेटिव में, नो अदर से। नो अदर बर्ड फ्लाइज एज हाई एज ईगल, ठीक है। और अगर आपको सुपरलेटिव करना है तो आप ईगल से ही स्टार्ट करेंगे सेंटेंस, तो आप क्या लिख सकते हैं, ईगल फ्लाइज हाईएस्ट ऑफ ऑल द बर्ड्स, ठीक है। क्या लिखेंगे, ईगल फ्लाइज हाईएस्ट ऑफ ऑल द बर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। सारे सेंटेंसेस एक जैसे लग रहे हैं, तो देखिए अभी आप सिर्फ पैटर्न को समझिए, कि एक सलाह है उन लोगों के लिए जिन्हें कंफ्यूजन हो रहा है, सिर्फ पैटर्न को समझिए कि कहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है, और एक बार क्लास के बाद आप रिवीजन जरूर करिएगा। और जब आप खुद से सॉल्व करेंगे, एटलीस्ट हर जितने भी सेंटेंसेस हैं या जितने भी पैटर्न है सेंटेंसेस को, उसमें आप 10 सेंटेंस जब आप खुद से सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी इस सभी एग्जाम्पल्स के बाद आपको बहुत सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिलेगी, जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान देंगे। नो वन एल्स इज एज ऑनेस्ट एज अवर प्रिंसिपल। तो नो वन एल्स ये पॉजिटिव है, हम क्या लिखेंगे, अब आवर प्रिंसिपल से स्टार्ट करेंगे। आवर प्रिंसिपल इज मोर ऑनेस्ट देन एनीबडी एल्स। नो वन एल्स का क्या कर देंगे, एनीबडी एल्स, देन एनीबडी एल्स। फिर सुपरलेटिव, आवर प्रिंसिपल इज द मोस्ट ऑनेस्ट ऑफ ऑल। क्या कर देंगे आप, मोस्ट ऑनेस्ट ऑफ ऑल। कंपैरेटिव देखिए, इसमें मैं टाइम आपको ज्यादा दे रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब थोड़ा सा टफ पड़ जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। सी इज द मोस्ट सक्सेसफुल टीचर इन आवर कॉलेज। मोस्ट है यहाँ पे, तो ये कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव। अब हम क्या कर देंगे, मोस्ट है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नो अदर टीचर इन आवर कॉलेज इज एज सक्सेसफुल एज शी इज। यहाँ पे भी आपने ऊपर भी देखा था, नो अदर, नो वन एल्स आया है, ठीक है। तो क्या कर देंगे, नो अदर टीचर इन आवर कॉलेज इज एज सक्सेसफुल एज शी इज। सुपरलेटिव सॉरी कंपैरेटिव डिग्री में आप जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको शी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। शी इज मोर सक्सेसफुल देन एनी अदर टीचर इन आवर कॉलेज। शी इज मोर सक्सेसफुल देन एनी अदर टीचर इन आवर कॉलेज, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। अब यहाँ पे पॉजिटिव का वेरी फ्यू वाला सेंटेंस देखते हैं जो अभी हमने डिस्कस भी किया है। वेरी फ्यू बिजनेस वीमेन इन आवर कंट्री आर एज सक्सेसफुल एज शी इज। मतलब कि बहुत कम बिजनेस वुमेन इस कंट्री में उतनी ज्यादा सक्सेसफुल है जितनी की वो, मतलब कि वो ज्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे शी इज मोर सक्सेसफुल दैट मोस्ट ऑफ द बिजनेस वुमेन इन आवर कंट्री। वेरी फ्यू को हम क्या किस में कन्वर्ट करेंगे, मोस्ट ऑफ द, ठीक है। और सुपरलेटिव में हम शी के साथ स्टार्ट करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल। शी इज वन ऑफ द मोस्ट, ये आपको पैटर्न याद रखना है। शी इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस विमेन इन आवर कंट्री। कंपैरेटिव डिग्री एक बहुत अच्छा सेंटेंस है यहाँ पे, इट इज बेटर टू लेंड दैट बोरो। काफी बार पूछा जा चुका है ये, ठीक है। इट इज बेटर टू लेंड दैन बोरो। इसका क्या आप लिख सकते हैं, बोरोइंग इज नॉट एज गुड एज लेंडिंग। एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, इस तरह के आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि पॉजिटिव से आपको सेंटेंस समझने में आसानी होती है। एटलीस्ट का यूज आप देखते हैं। Some other Indian industrialists are at least as rich as the Ambanis. The Ambanis यहाँ पे यूज किया है, आपको पता है प्रॉपर नाउन का यूज किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एटलीस्ट जब आएगा तो आपको सम अदर का यूज करना होगा, ठीक है। और जब एटलीस्ट जब भी आएगा तो सुपरलेटिव डिग्री में मैंने अभी आपको समझाया था थोड़ी देर पहले कि आप नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री में आप क्या करेंगे, द अंबानीज आर नॉट रिचर देन सम अदर इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। मतलब कि द अंबानीज जो हैं वो कुछ अदर इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट से रिच नहीं है, मतलब कि उनसे भी ज्यादा बहुत सारे लोग हैं जो रिच हैं, वो भी रिच है बट उनसे ज्यादा भी लोग रिच है। सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, द अंबानीज इज नॉट द रिचेस्ट ऑफ ऑल द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। अगर यहाँ पे एटलीस्ट नहीं लगता तो आप नॉट नहीं लगाते यहाँ पे, क्योंकि एटलीस्ट लग गया इसलिए आपको नॉट लगाना है। एटलीस्ट थोड़ा सा नेगेटिव
मीनिंग देता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस समझना होगा। नेक्स्ट है नो अदर लीजेंडरी हीरो वॉज एज वैलरस, यहाँ पे आपको स्मॉल करना है, एज अर्जुन, ठीक है। नो अदर आ गया है, नो अदर का मतलब है कि अर्जुन ज्यादा वैलरस था, ज्यादा बहादुर था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अर्जुन वॉज द मोस्ट, सॉरी अर्जुन वॉज, कंपैरेटिव है ये, तो अर्जुन वॉज यहाँ पे आप लिखेंगे मोर वैलरस, ठीक है, मोर वैलरस ऑफ ऑल अदर लीजेंडरी हीरोज, ठीक है। एक मिनट इसका हम देखते हैं नो अदर का, जस्ट लेट मी क्लियर इट, एनी अदर आप लगाएंगे, यस राइट, यहाँ पे गलत दिया है, ठीक है। एक बार मैं इस सेंटेंस को रीफ्रेम ही कर देती हूँ ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। यहाँ पे वेलरस कर देंगे, यहाँ पे कंपैरेटिव की जगह आप सुपरलेटिव कर लीजिए। ये जो सेंटेंस है द मोस्ट वेलरस ऑफ ऑल अदर लीजेंडरी हीरोज, ये सुपरलेटिव है। कंपैरेटिव में देखिए आपको करना होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे अर्जुन वॉज मोर वेलरस देन एनी अदर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी हमने पढ़ा भी था, यहाँ पे इन्होंने गलत दिया इस बुक में। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, अर्जुन वॉज, मोस्ट की जगह आप क्या लिख देंगे, मोर वेलरस देन एनी अदर लीजेंडरी हीरोज, ये आपका कंपैरेटिव बन जाएगा। क्या आपको ये क्लियर है? ये एक बार प्लीज कंफर्म कीजिए जितने भी, हाँ बिल्कुल रिचा जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, एनी अदर होगा, ये गलत दिया इस बुक में। देखिए जब आपको नॉलेज होगी, जब आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, तो देखिए कोई भी किताब मिल जाए, अगर जैसे रेन एंड मार्टिन में भी कुछ जगह मुझे गलतियां दिखी हैं प्रेपोजिशन में या किसी और टॉपिक में मुझे दिखी थी, तो जब आप पढ़ते हैं किसी टॉपिक को, अब आपने पढ़ा ये सब, तो कहीं भी कोई भी गलती आ जाएगी आप उसे तुरंत पकड़ लेंगे, लेकिन आपने रूल्स ही नहीं समझे, आपने स्ट्रक्चर ही नहीं समझा, तो आप खुद भी कंफ्यूज रहेंगे और गलतियां भी करेंगे। तो आपको इसी पे काम करना है कि आपको समझना है कि बेसिक क्या है और पैटर्न क्या है, ठीक है। अब अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस, इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओनली ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फेलियर इन लाइफ, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। अगर ओनली आएगा तो आपको उसे कन्वर्ट करने पड़ेगा नन बट में, ठीक है। ओनली अगर आएगा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा नन बट, बाकी पूरा आप सेम टू सेम करेंगे, मतलब कोई और नहीं बल्कि वह। ओनली का मतलब ओनली ही, मतलब केवल वह, तो यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि वह रिस्पॉन्सिबल है मेरी जिंदगी में मेरी फेलियर के लिए, ठीक है। ही कुड नॉट क्लाइंब अप द ट्री, तो कुड नॉट को अफर्मेटिव में बनाएंगे। अफर्मेटिव में जैसे एजर्टिव जो सेंटेंस है उसमें दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव, ठीक है। जब आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जब आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव दिया है, तो अफर्मेटिव में आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे देखिए ही फेल्ड करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही होता है कि सेंटेंस के मीनिंग में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, आपको स्ट्रक्चर में बदलाव करना है। मतलब कि वो पेड़ में चढ़ने में फेल हो गया, इसका मतलब है कि वो पेड़ में चढ़ नहीं पाया, ठीक है। नेक्स्ट है एज सुन एज शी अराइव्ड शी वेंट टू बेड, मतलब कि वो आई शी वेंट टू बेड, तो एज सुन एज को आप हमेशा ध्यान रखिए कि नो सूनर डिड से आप कन्वर्ट करते हैं, और नो सूनर का कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, सिंटैक्स में क्वेश्चन आता है नो सूनर डिड शी अराइव, यहाँ पे आप समझिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देन लगाएंगे और इसके बाद पास्ट टेंस में, क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपको लगानी है, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये जितने भी जहां पे भी मैंने पॉइंट लिखा है, जैसे नो सूनर के बाद आपको डिड लगाना है, शी के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन फिर ये जो शी आया है मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद जो भी आपको कॉम्प्लीमेंट दिया गया वो लिखना है। तो ये इसका पैटर्न ही आपको याद करने की जरूरत है, मतलब स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत है। और एज सुन एज के बाद भी आपको ध्यान रखना है कि कैसे इसका स्ट्रक्चर है, तो एज सुन एज शी अराइव्ड, इसके तुरंत बाद कॉमा लगाना है, ठीक है। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, तो इसका मतलब है कि जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। तो अनलेस का कंडीशन यहाँ पे लगानी है, एडवर्ब क्लॉज का यूज हुआ है यहाँ पे। एडवर्ब क्लॉज अगर आप इफ लगाते हैं तो ये कंडीशनल सेंटेंस भी हो जाता है और क्लॉज भी हो जाता है। तो यहाँ पे अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, ठीक है। यही एक तरीका है जिसके माध्यम से आप इफ वाले सेंटेंसेस को आप चेंज कर सकते हैं। तो कॉमा आपको लगाना है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, दोनों में कॉमा लगेगा। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, तो देखिए जब भी ऑनेस्ट वर्ड आएगा एंटोनिम का आपको यूज करना है। ऐसे वर्ड अगर आएंगे तो एंटोनिम का यूज करेंगे। तो ऑनेस्ट का यूज, ऑनेस्ट को आप कैसे दिखाएंगे, नॉट अ डिसऑनेस्ट, वो एक ऑनेस्ट पर्सन है मतलब कि नॉट अ डिसऑनेस्ट पर्सन। आई वॉज डाउटफुल ऑफ हिज सक्सेस, तो डाउटफुल का हम क्या लिख देंगे, नॉट श्योर, आई वॉज नॉट श्योर ऑफ हिज सक्सेस। शी इज मोर इंटेलिजेंट दैट
देन शी इज, देन ही, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज शी। यहाँ पे लोग गलती करते हैं, शी इज लिख देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे शी इज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है नेताजी वॉज अ नेताजी वॉज अ ग्रेटर फ्रीडम फाइटर देन एनी अदर लीडर। एनी अदर लीडर अभी हमने देखा ना, नो अदर लीडर, एनी अदर को क्या करेंगे, नो अदर। नो अदर लीडर वॉज सो ग्रेट फ्रीडम फाइटर एज, सो एज का भी आपको यूज करना है, ठीक है। अभी हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन में ये देखा था, अफर्मेटिव से निगेटिव आपको चेंज करना है। शी इज टू क्लेवर टू बी चीटेड, टू का यूज करना है, तो टू के लिए आप अगर निगेटिव में आप चेंज करेंगे इन रिमूवल ऑफ टू, शी इज सो क्लेवर दैट शी कैन नॉट बी चीटेड, ठीक है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इज दिया है तो आपको कैन लिखना है, अगर वॉज दिया है तो आपको कुड का यूज करना है। बहुत माइनर सा पॉइंट है, लेकिन इसमें गलतियां होती हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है। और ये जो आज की क्लास है ट्रांसफॉर्मेशन की, आपके आने वाले टीजीटी के लिए भी काफी हेल्पफुल होगी, ठीक है। ही इज समटाइम्स एंग्री, समटाइम्स एंग्री मतलब कभी कभी एंग्री होता है, मतलब कि हमेशा गुस्सा नहीं होता। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज नॉट ऑलवेज एंग्री, क्या हो जाएगा, ही इज नॉट ऑलवेज एंग्री। एवरीबडी अगर दे दे, एवरीबडी अगर आप दे दें, एवरीबडी एडमिट्स, ये पॉजिटिव थोड़ा सा आपको मीनिंग दे रहा है, एवरीबडी एडमिट्स दैट ही इज वेरी हेल्पफुल, मतलब कि नो बडी डिनाइज, नो बडी एडमिट्स तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, मतलब कि कोई भी डिनाई नहीं करता, इसका मतलब हर कोई एडमिट करता है, ठीक है, दैट ही इज वेरी हेल्पफुल। मैं उन्हीं वर्ड्स को अंडरलाइन कर रही हूँ जहां पे आपको चेंज करने हैं या जहां पे आपको ध्यान देना है। और इस पूरी पीडीएफ को मैं बिना किसी चेंज के मतलब सेव करके आपको भेज दूंगी, हाईलाइट की हुई, ताकि आप रिवीजन कर पाए, क्योंकि पूरी ब्लैंक होती है तो समझ में नहीं आती है। यू मस्ट हैव गिवन मनी टू योर पुअर फ्रेंड, मस्ट हैव गिवन मतलब तुमने अपने फ्रेंड को पैसे दिए होंगे, मतलब कि तुम फेल नहीं हुए हो पैसे देने में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू मस्ट हैव नॉट फेल्ड टू गिव मनी टू योर फ्रेंड। नेक्स्ट है आई विल नेवर फॉरगेट यू इन माई लाइफ, नेवर फॉरगेट को क्या हो जाएगा, ऑलवेज रिमेम्बर, आई विल ऑलवेज रिमेम्बर यू इन माई लाइफ, ठीक है। इट इज अनलाइकली, इट इज अनलाइकली दैट ही विल गिव यू मनी, अनलाइकली मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि वो देगा, तो अनलाइकली को आप क्या करेंगे, नॉट अनलाइकली, नॉट लाइकली, ठीक है, दैट ही विल गिव यू मनी। एवरीबडी क्राइड, तो एवरीबडी को आप क्या लिख सकते हैं, देयर वॉज नन हु डिड नॉट क्राई, none who did not cry, या there was none but cry, तो ये थोड़ा सा सेंटेंस सही नहीं लग रहा है, there was none who did not cry ये ज्यादा सही है, तो आप इसी को ही साथ जाएंगे। आई लव माई चिल्ड्रन, इसे हम क्या लिख सकते हैं, आई एम नॉट विदाउट लव फॉर माई चिल्ड्रन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी किसी एग्जाम में मैंने देखा था क्वेश्चन। आई लव माई चिल्ड्रन को क्या हो जाएगा, आई एम नॉट विदाउट लव फॉर माई चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज ही इज बाउंड टू सक्सीड, ही इज बाउंड टू सक्सीड, बाउंड टू सक्सीड मतलब कि वो हमेशा सक्सेस होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ही कैन नॉट बट सक्सीड, ही कैन नॉट बट सक्सीड, इसका पैटर्न आपको समझना है। बाउंड टू सक्सीड मतलब कि वो सक्सेस होने के लिए ही बना है, ठीक है, सक्सेस के लिए ही बना है, तो ही कैन नॉट बट सक्सीड। इट नेवर रेन्स बट पोर्स, कभी बारिश नहीं होती बट पोर होता है, मतलब बूंदाबांदी होती रहती है हल्की सी, बट बारिश नहीं होती, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट ऑलवेज पोर्स व्हेन इट रेन्स, क्या लिख सकते हैं, इट ऑलवेज पोर्स व्हेन इट रेन्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हेडिंग भी गलत दी है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसको आप अफर्मेटिव बनाएंगे, ठीक है। जब आप बुक पढ़ते हैं ना, तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान जरूर देना है कि इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है, कहाँ क्या गलती है, ये आपको ध्यान देना है। अफर्मेटिव देखिए, आई सॉ हर लास्ट व्हेन आई विजिटेड पुणे, इसको आप नेगेटिव बनाएंगे, तो मतलब कि मैं जब से पुणे विजिट किया हूँ तब से उसे देखा नहीं हूँ, मतलब जब पुणे विजिट किया था उसके बाद मैंने देखा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट सीन हर सिंस आई विजिटेड पुणे। ये जो सिंस वर्ड है कई बार प्रीपोजिशन में भी एग्जाम में पूछा जाता है, आई हैव नॉट सीन हर सिंस आई विजिटेड पुणे, ठीक है। अफर्मेटिव का आई मेट हिम इन 2009, इसका भी सेम पैटर्न हो जाएगा, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस 2009। नेक्स्ट है द फोर्ट वाज बर्न्ड बिफोर इट वाज सरेंडर्ड, मतलब कि जब तक इसमें इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब तक जला नहीं दिया गया तब तक फोर्ट सरेंडर नहीं हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा, द फोर्ट वाज नॉट सरेंडर्ड अंटिल इट वाज बर्न, जब तक फोर्ट को जला नहीं दिया गया तब तक फोर्ट ने मतलब फोर्ट सरेंडर नहीं किया गया, तो ये नेगेटिव आपने देखा।
इट इज ऑफन डिफिकल्ट, ऑफन डिफिकल्ट का हम क्या कर सकते हैं, इट इज नॉट ऑलवेज इजी। लुक बिफोर यू लीव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, किसी आई थिंक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही पूछा गया था। डोंट लीव बिफोर यू लुक, इसका क्या हो जाएगा, डोंट लीव बिफोर यू लुक। ओके, क्या आपको समझ में आया? यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत हो सकती है, हो सकता है आपको समझने में, बट इसके आप स्ट्रक्चर को देखिए, ठीक है। ये प्रोवर्ब है, ये भी आपको ध्यान देना है। लुक बिफोर यू लीव ये प्रोवर्ब है, ठीक है। आई मेट मालिनी 5 years अगो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट मेट मालिनी फॉर 5 years, ठीक है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसका नेगेटिव बना देंगे नेवर टेल अ लाई। एवरीवन हैज फीलिंग्स, मतलब हर किसी की अंदर फीलिंग्स होती है, इसका नेगेटिव बना देंगे देयर इज नो मैन हु हैज नो फीलिंग्स, कोई भी ऐसा इंसान नहीं इस धरती पे जिसके मन में फीलिंग्स ना हो। अफर्मेटिव, ही ऑलवेज बिगैन अ जॉब विच ही कंप्लीटेड, उसने हमेशा जॉब शुरू करी और उसने मतलब जो उसने कंप्लीट करी, मतलब कि उसने ऐसी कोई जॉब शुरू ही नहीं करी जो उसने कंप्लीट ना करी हो। तो इसको आप लिख सकते हैं ही नेवर बिगे, ऑलवेज का क्या कर देंगे, नेवर बिगैन अ जॉब विच ही कंप्लीटेड का आप क्या कर देंगे, डिड नॉट, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो आपको डिड नॉट लगाना है। नेगेटिव, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, मतलब आग के बिना धुआं नहीं है, कहने का मतलब है फायर कॉजेज स्मोक। ट्रांसफॉर्मेशन में आपको कई बार सेंटेंस का सेंस भी समझना है, ठीक है, क्या मीनिंग है ये भी समझना, सिर्फ आप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे ही नहीं जाएंगे। देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न, अब यहाँ पे क्या मतलब है, कोई भी ऐसा रोज नहीं जिसमें थॉर्न ना हो, जिसमें कांटा ना हो, मतलब कि एवरी रोज हैज अ थॉर्न। अब यहाँ पे इज का स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे हैज का भी स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है बट यहाँ पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा रहे हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या सेंस है। ऑल दोज बॉयज आर इंटेलिजेंट, मतलब कि नन ऑफ द बॉयज इज डल। अब देखिए नन के साथ आप हमेशा इज का ही यूज करते हैं, ठीक है, नन के साथ आप इज का यूज करते हैं, ये आप समझेंगे। ऑल के साथ आप आर का यूज, मतलब प्लूरल आप वर्ब यूज करते हैं, नन, नीदर, ईदर, ईच, इन सब के साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। वी फाउंड अ फ्यू स्टूडेंट, वी फाउंड अ फ्यू स्टूडेंट, मतलब कि अ फ्यू, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू होता है, ठीक है। फ्यू मतलब नेगेटिव होता है, फ्यू मतलब कुछ नहीं मिला, ठीक है। और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू आप हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का आप यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। तो फ्यू का मतलब होता है कुछ नहीं, आ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, और द फ्यू का मतलब होता है थोड़ा बहुत जो भी कुछ है, ठीक है। तो फ्यू, अ फ्यू का मतलब है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं मिले, तो वी डिड नॉट फाइंड मेनी स्टूडेंट, यहाँ पे डिड नॉट लग जाएगा, ठीक है। आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मतलब कि आई एम नॉट अ लिटिल टायर्ड। वेरी का आप क्या कर देंगे, अ लिटिल, नॉट अ लिटिल, ठीक है, नॉट अ लिटिल। तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का भी वही हो जाएगा, लिटिल मतलब नथिंग, नथिंग के बराबर, अ लिटिल मतलब थोड़ा, और द लिटिल मतलब वट एवर लिटिल आई हैव, ठीक है। शी डिड नॉट रिफ्यूज माई ऑफर, तो रिफ्यूज नहीं किया मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया। इफ यू हैड नॉट हेल्प मी आई वुड हैव फेल्ड, ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल सेंटेंसेस का रिवीजन करके जरूर जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अफर्मेटिव का हम लिख सकते हैं विदाउट योर हेल्प, यहाँ पे बट योर हेल्प मुझे सही नहीं लग रहा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं विदाउट योर हेल्प कॉमा आई वुड हैव फेल्ड, ठीक है, विदाउट योर हेल्प कॉमा आई वुड हैव फेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वर्क और पेरिश, वर्क करो नहीं तो नष्ट हो जाओ, पेरिश हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, मतलब कि इफ यू डू नॉट वर्क यू विल पेरिश, अगर आप वर्क नहीं करते हो तो आप पेरिश हो जाओगे। ये आप बताइए, इफ यू डू नॉट वर्क यू विल पेरिश, ये कौन सा टाइप है कंडीशनल सेंटेंसेस का, हमने डिस्कस किया है, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, सभी लोग बताएं। क्लास कुछ ही देर में कंप्लीट हो जाएगी, बहुत सारे सेंटेंसेस है बट मुझे एक ही क्लास में कंप्लीट करना है, इसलिए हम सभी सेंटेंसेस को कंप्लीट कर रहे हैं।
बिकॉज अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम एक ही टाइप टॉपिक पे बहुत सारा दिन दे सके। हम नेक्स्ट क्लास में सिंथेसिस डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। इफ यू डू नॉट पे यू विल बी रिफ्यूज्ड एडमिशन, मतलब अनलेस यू पे, जब तक आप पे नहीं करेंगे आपका एडमिशन रिफ्यूज हो जाएगा। इफ लीना वर एट होम आई वुड मीट एट हर, आई वुड मीट हर। तो लीना इज नॉट एट होम अदरवाइज आई वुड मीट हर, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इफ लीना वर लिया है तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा। इफ लीना इज नॉट एट होम अदरवाइज आई वुड मीट हर। टाइप 1 है ये। इफ यू डू नॉट वर्क यू विल पेरिश, ये टाइप 1 है। शी वॉज फॉरबिडन टू लॉइटर इन द गैलरी, मतलब उसे फॉरबिडन किया गया, उसे मना किया। लॉइटर मतलब होता है एमलेसली घूमना, मतलब कि शी वॉज आस्क्ड नॉट टू लॉइटर इन द गैलरी। फॉरबिडन मतलब होता है मना करना। सुषमा लव्स हर फादर एज मच एज शी लव्स हर मदर, तो एज मच एज का यूज भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी आपको नॉट लगाना है या नो लगाना है। सुषमा लव्स हर फादर नो लेस देन हर मदर, ठीक है, अपने फादर को अपनी मदर से कम प्यार नहीं करती है। नेक्स्ट है रघु हैज मोर वेल्थ देन कॉमन सेंस। ओके, कहने का मतलब है कि रघु के पास उतनी कॉमन सेंस नहीं जितना उसका वेल्थ है, मतलब कि रघु डज नॉट हैव एज मच कॉमन सेंस एज ही हैज हेल्थ, यहाँ पे MU है। रघु डज नॉट हैव एज मच कॉमन सेंस एज ही हैज वेल्थ, मतलब जितना वेल्थ है उतना उनके पास कॉमन सेंस नहीं है। यू नो हर नेचर एज वेल एज हर हस्बैंड डज, मतलब कि उनके हस्बैंड से ज्यादा आप उनका नेचर जानते हैं। ये भी हमने पॉजिटिव वाला पढ़ा है, जहाँ पे नॉट नहीं नॉट लगाना है आपको। हर हस्बैंड डज नॉट नो हर नेचर बेटर देन यू, ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। बेटर देन यू आप कर सकते हैं कंपैरेटिव में, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका कंपैरेटिव हो गया। He was more worthy of a praise than anyone else. He was more worthy of a praise than anyone else, मतलब कि anyone का जब भी यूज आप करेंगे none लगाएंगे। None else. None else was as worthy of praise as he was. क्या हो जाएगा? None else was as worthy of praise as he was. क्या आपको ये अफर्मेटिव नेगेटिव ये समझ में आए हैं आपको? कई सारे तरह के सेंटेंसेस थे इसलिए हमने डिस्कस किए हैं, और जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसका सोर्स है SP बख्शी की बुक ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। मैंने आप लोगों को काफी बार शुरुआत से सजेशन दिया है, रेन एंड मार्टिन एक्सीलेंट। उसके अलावा अगर आप चाहें तो SP बख्शी की बुक पढ़ सकते हैं। तो SP बख्शी हालांकि बहुत लोगों को समझने में प्रॉब्लम होती है, तो इसमें एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे ऐड हैं, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अभी हम अफर्मेटिव और नेगेटिव देख रहे थे, अब हम देखते हैं असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या आपको क्लास हेल्पफुल लग रही है? ऐसा लग रहा है आपको कि जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपके बन जाएंगे? बताइए। आप लोग भी काफी देर से क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि समझ में कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा आपको। आप प्लीज बताइएगा, ठीक है। ओके, असर्टिव देखते हैं। आई गेव यू मनी टू बाई अ बाइक, ये असर्टिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव में आप नॉट लगा देंगे, ठीक है। डिड आई नॉट गिव यू मनी टू बाई अ बाइक, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे बाइक खरीदने के लिए, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा कि क्या मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए थे बाइक खरीदने के लिए। यहाँ पे भी आपको ये समझना है कि नॉट कहाँ पे लगाना है कहाँ नहीं। अगर यहाँ पे आप नॉट नहीं लगाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सवाल पूछ रहा है कि क्या मैंने तुम्हें बाइक के लिए पैसे दिए थे, जैसे लग रहा है कि वो भूल गया है, तो इसलिए आपको नॉट लगाना जरूरी है। इंट्रोगेटिव, वॉज ही नॉट काइंड टू हेल्प यू, अब यहाँ नॉट लग गया है तो यहाँ पे आप हटा देंगे। ही वॉज काइंड एनफ टू हेल्प यू, मतलब क्या वो इतना काइंड नहीं था कि तुम्हारी हेल्प किया, मतलब कि वो बहुत काइंड था, काइंड एनफ था जो तुम्हारी हेल्प किया, ठीक है, या वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए काइंड एनफ था। इंट्रोगेटिव अब देखते हैं, हु डज नॉट लाइक टू बी प्रेज। इस तरह के सेंटेंस बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली TGT PGT वाले एग्जाम में। हु डज नॉट, ये आपके ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आंसर होता है, रेटोरिकल क्वेश्चन इन्हें कहते हैं, ठीक है। रेटोरिकल क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन में ही आंसर होता है, मतलब एवरीवन लाइक्स टू प्रेज। कौन ऐसा है जिसे मतलब जिसकी प्रेज हो उसे पसंद नहीं है, प्रेज करवाना पसंद नहीं है या प्रेज सुनना पसंद नहीं, मतलब हर किसी को प्रेज सुनना पसंद है। हु कैन फॉरगेट देयर सेक्रीफाइस, इसका क्या हो जाएगा कि कोई नहीं, एवरीबडी यहाँ पे लगा देंगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे हमें नो बडी लगाना है। हु कैन फॉरगेट देयर सेक्रीफाइस मतलब नो बडी कैन फॉरगेट देयर सेक्रीफाइस।
वाई वेस्ट मनी ऑन लग्जरीज, वाई वेस्ट मनी ऑन लग्जरीज का क्या हो जाएगा, इट इज फूलिश टू वेस्ट मनी ऑन लग्जरीज। ठीक है। असर्टिव का देखिए, ही कुड नॉट हैव अचीव सक्सेस विदाउट योर हेल्प, क्या लगाएंगे यहाँ पे इंट्रोगेटिव, कुड ही हैव अचीव्ड सक्सेस विदाउट योर हेल्प। कुड यहाँ पे लगा है तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे आप कुड को पहले करके इसके बाद सब्जेक्ट और फिर जो हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब, और उसके बाद जो भी सेंटेंसेस आए वो आप लिख देंगे। नेक्स्ट असर्टिव देखते हैं, दैट इज नॉट द मैनर टू डू दिस वर्क, मतलब ये कोई तरीका नहीं है इस काम को करने का, मतलब कि क्या यह तरीका है इस काम को करने का, इज दिस द मैनर टू डू दिस वर्क। नो वन कैन बी एक्सपेक्टेड टू डू रॉन्ग टू हिज पेरेंट्स, कि कोई भी से एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती कि वो अपने पेरेंट्स के साथ गलत करे, तो इसका इंट्रोगेटिव बन जाएगा कि किससे एक्सपेक्ट की जा सकती है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ गलत करे, हु कैन बी एक्सपेक्टेड टू डू रॉन्ग टू हिज पेरेंट्स, यहाँ पे हु आपको लगाना है, नो वन के साथ आपको हु रिप्लेस करना है। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए समझने का ज्यादा टॉपिक है, जितना मैंने इस टॉपिक को समझा है, ग्रामेटिकल रूल्स तो आपको आने ही चाहिए, बट ये समझने का, अगर आप सिर्फ ग्रामर के रूल को अप्लाई करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका गलत हो जाएगा। ओके क्या स्क्रीन आप लोग को विजिबल नहीं है, स्क्रीन शेयर है? क्या आप सभी लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही, एक बार प्लीज कंफर्म कीजिए। ओके मैं एक बार दोबारा से शेयर कर रही हूँ, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। अभी अभी क्लियर है? ओके बाकी लोगों को विजिबल है बताइए। ओके ओके तो शायद आई थिंक आपकी तरफ थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा, एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है। इंट्रोगेटिव, व्हाट दो आई हैव लॉस्ट अ फ्रेंड फॉर योर शेक, इससे मुझे याद आया सैटर्न का स्पीच, व्हाट दो द फील्ड इज लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट, है ना। तो इंट्रोगेटिव है कि क्या हो गया अगर मैंने फ्रेंड तुम्हारी खातिर लूज कर दिया, छोड़ दिया, मेरा दोस्त नहीं रहा तुम्हारी वजह से, तो क्या हुआ, मतलब कि डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट आई हैव लॉस्ट अ फ्रेंड फॉर योर सेक। ठीक है। हालांकि फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चीज है, फ्रेंडशिप किसी को नहीं किसी के लिए खत्म करनी चाहिए। ठीक है। तो ये सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देयर कोट, ग्लोरी कैन नेवर फेड, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, कैन नेवर को क्या आप कर देंगे, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। ठीक। इंट्रोगेटिव देखते हैं, हैव आई एवर रिफ्यूज टू गिव यू मनी, क्या मैंने तुम्हें कभी पैसे देने से मना किया है। असर्टिव बनाना है, इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना है, तो आप क्या लिखेंगे, आई हैव नेवर रिफ्यूज टू गिव यू मनी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि असर्टिव में सिर्फ अफर्मेटिव नहीं लिखते हैं, असर्टिव में आपका अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव दोनों आता है, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस ही है, ये आपको समझना है। काफी लोगों को अफर्मेटिव और असर्टिव दोनों सिनोनिमस लगते हैं। इंट्रोगेटिव, वाई नॉट स्टे हियर टू नाइट, तो मतलब क्या होगा, इट इज बेटर वी शुड स्टे हियर टू नाइट। वाई नॉट मतलब कि यहाँ क्यों नहीं रुक सकते हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज बेटर वी शुड स्टे हियर टू नाइट। इंट्रोगेटिव, व्हाट इज द यूज ऑफ गोइंग देयर, वहां जाने का क्या यूज है, मतलब इट इज नो यूज गोइंग देयर, या इट इज नो यूज ऑफ गोइंग देयर। ज्यादातर जो ऑफ वाला सेंटेंस है उसे ही सही माना जाता है, इसको गलत कई बार कर दिया जाता है। ठीक है। इफ यू स्टैब हिम विल ही नॉट डाई, इफ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, ये आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में मिला है इस तरह के सेंटेंस, मतलब कि इफ यू स्टैब हिम ही विल डाई, अगर आप उसको स्टैब करोगे तो वो मर जाएगा। वाई ब्लेम हिम, वाई ब्लेम हिम मतलब इट इज नो यूज ब्लेमिंग हिम। वॉट इज दैट टू मी, इट डज नॉट मैटर टू मी, वॉट इज दैट टू मी का क्या हो जाएगा, इट डज नॉट मैटर टू मी। आई होप आपको समझ में आए हैं इंट्रोगेटिव से असर्टिव कैसे बनाने हैं, या असर्टिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनाने हैं, नेगेटिव अफर्मेटिव आपको समझ में आए हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है एक्सक्लेमेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारा सेंटेंस पढ़ रहे हैं इनसे अलग कोई भी सेंटेंस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी सेंटेंसेस हैं वो सारे सेंटेंसेस इसमें ऐड हैं इस पीडीएफ में। ठीक है। पीडीएफ को आप चाहे तो प्रिंट आउट कर ले, जिनके पास एसपी बख्शी की बुक है आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं उस बुक से, जिनके पास नहीं है वो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया है, जिनके पास नहीं है वो पीडीएफ मुझसे मांग सकते हैं। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने शेयर किया है पीडीएफ। इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव, अब देखिए एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाना होगा, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बनाना होगा। तो हाउ स्मार्ट शी इज, हाउ मतलब कि एक्सेसिव जो इमोशन है वो दिखा रहा है, एक्सेस में कोई चीज है वो दिखा रहा है। हाउ स्मार्ट शी इज मतलब शी इज वेरी स्मार्ट,
वेरी स्मार्ट. ओके, व्हाट अ प्रिटी गर्ल शी इज. व्हाट अ प्रिटी, व्हाट, हाउ जब भी आएगा आपको हमेशा वेरी से आपको चेंज करना है, आपको ध्यान देना है. ठीक है, शी इज अ वेरी प्रिटी गर्ल. ठीक है, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे, जब आप एजर्टिव बनाएंगे तो आपको फुल स्टॉप का यूज करना है, जब इंट्रोगेटिव होगा तो आपको क्वेश्चन मार्क का यूज करना है. ये आपको ध्यान देना है. बेसिक रूल है, सबको पता है, बट एक बार मैं बता रही हूँ. ओ दैट आई वर अ डॉक्टर, ये विश दिखा रहा है, मतलब आई विश आई वर अ डॉक्टर. एलास, एलास क्या दिखा रहा है, ग्रीफ को दिखा रहा है, डीप ग्रीफ को दिखाता है. एलास ही डाइड सो यंग. जब भी एलास वर्ड आएगा या कुछ और वर्ड होते जैसे हुर्रा, ठीक है, ब्रावो या ब्रेवो, ब्रावो बोलते हैं ज्यादातर लोग. ठीक है, ओ, आउच, ऐसे कुछ भी वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, ये सब आपके डीप एक्सक्लेमेशन को दिखा रहा है. तो इट इज सैड टू थिंक आप नहीं लिखेंगे, इट इज सैड ही डाइड, दैट ही डाइड सो यंग. ये सोचते हुए बड़ा दुख लग रहा है कि वो बहुत जल्दी उसकी डेथ हो गई, मतलब उसकी बहुत जल्दी डेथ हो गई. तो टू थिंक आपको नहीं लिखना है. वुड दैट शी वर हियर, वुड दैट ये भी विश को दिखा रहा है. आई विश, इसका मतलब क्या है, आई विश शी वर हियर. आपने कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा है, जब भी वर का यूज हो, कंडीशनल जो आपको आपकी फीलिंग्स को दिखा रहा है, तो मतलब वर ऐसे ऐसे सेंटेंस को दिखाता है जहां पे वो सिचुएशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. हैड यू बट completed your education, had you but you completed your education, मतलब कि काश तुम अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाते, मतलब कि आई विश यू हैड कंप्लीटेड योर एजुकेशन. इट इज वेरी फुलिश ऑफ मी टू आस्क फॉर मनी. तो एक्सक्लेमेटरी आपको बनाना है, ये एजर्टिव सेंटेंस है, इसका एक्सक्लेमेटरी आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाउ फुलिश ऑफ मी टू आस्क फॉर मनी. कि मुझसे पैसे मांगना कितना फुलिशनेस का बात है, क्योंकि पैसे ही नहीं है, राइट. एजर्टिव का देखिए, आई विश आई हैड कम हियर लास्ट ईयर. काश मैं यहाँ पे लास्ट ईयर आया होता. तो यहाँ पे हम कर सकते हैं एक्सक्लेमेटरी में, वुड दैट आई हैड कम हियर लास्ट ईयर. एक्सक्लेमेटरी का भी मैंने आपको बताया, हुर्रे वी हैव वन द मैच, तो इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव वन द मैच. एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी टू थिंक ऑफ आवर लिविंग टुगेदर. तो इट टू थिंक ऑफ आवर लिविंग टुगेदर, ये डीप एक्सक्लेमेशन को दिखा रहा है कि हम, तुम और वो भी साथ रहें, ऐसा वाला फीलिंग. तो इट इज स्ट्रेंज दैट वी शुड लिव थिंक ऑफ लिविंग टुगेदर, कि बहुत स्ट्रेंज बात है कि हमें हम दोनों को साथ में रहने की बात सोचनी चाहिए. तो ये टू थिंक ऑफ आवर लिविंग टुगेदर, ये एक्सक्लेमेशन को दिखा रहा है, मतलब आश्चर्य दिखा रहा है. ठीक है. इफ ओनली आई कुड मीट हर नाउ, इफ ओनली मतलब कि आई विश, बाकी आप सेम सेंटेंस करेंगे, आई विश आई कुड मीट हर नाउ, काश ऐसा होता कि मैं उसे मिल पाता. Alas we have lost today, तो it is sad that we have lost today. ठीक है. ब्रावो वेल डन, अभी मैंने बताया ब्रावो जो है वो आपके एप्रिसिएशन को दिखा रहा है, मतलब आपको अप्रिशिएट किया जाता है, आपको शाबाशी दी जाती है. तो इट इज ब्रेव ऑफ यू टू हैव डन वेल, या हम लिख सकते हैं इट इज ब्रेव ऑफ यू दैट यू हैव डन वेल. यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इट इज ब्रेव ऑफ यू दैट यू हैव डन वेल. ठीक है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं. यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, यहाँ पे लग नहीं पा रहा है. टू थिंक ऑफ आवर मीटिंग हियर, मतलब मीटिंग करने के बारे में यहाँ सोचना, मतलब ये ऐसा एक्सक्लेमेशन दिखा रहा है, मतलब आई नेवर थॉट ऑफ मीटिंग यू हियर. जैसे कभी आप किसी से अचानक से मिल जाते तो आप बोलते हैं ना कि यहाँ मिलना, ये तो कभी सोचा ही नहीं था. तो टू थिंक ऑफ यू और मीटिंग हियर, ये एक्सक्लेमेटरी है. आई नेवर थॉट ऑफ मीटिंग यू हियर, ये आपका एजर्टिव है. व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, हैमलेट की लाइन है, बताइए. यस, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, कई बार यहाँ पे पूछा गया फिगर ऑफ स्पीच, एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेशन इज ऑल्सो फिगर ऑफ स्पीच. यहाँ पे बहुत लोग एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं जो कि गलत हो जाता है. ठीक है. व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, इसका मतलब है कि मैन इज अ वंडरफुल पीस ऑफ मैन. ठीक है. हाउ वाइज ऑफ यू, मतलब इट इज सो वाइज ऑफ यू, आप ये भी लिख सकते हैं, इट इज सो वाइज ऑफ यू या इट इज वाइज ऑफ यू. नेक्स्ट है ओ टू बी अ क्वीन. ओ टू बी अ क्वीन मतलब आई विश आई वर अ क्वीन. ओ टू हैव बीन अ प्रिंस, मतलब आई विश, हैव बीन यहाँ पे लिखा है ना, तो आई विश आई हैड बीन हो जाएगा. और प्राइम मिनिस्टर एंड सो वीक, मतलब इट इज शॉकिंग दैट आवर प्राइम मिनिस्टर इज सो वीक. नेक्स्ट है सच अ मैन एंड माई हस्बैंड, मतलब ऐसा आदमी और मेरा हस्बैंड, मतलब इट इज शॉकिंग दैट सच अ मैन इज माई हस्बैंड. ठीक है. व्हाट अ पिटी यू हैव लॉस्ट,
What a pity you have lost, मतलब it is a great pity, बहुत दया की बात है that you have lost. आपको ये समझना है एक्सक्लेमेटरी में जो एक्सक्लेमेशन वाले वर्ड्स होंगे उन्हीं के आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा, बाकी के आगे फुल स्टॉप आपको देखने को मिलेगा. A child and so bold at this age, एक बच्चा और इस एज में इतना बहादुर, मतलब कि इट इज वंडरफुल दैट अ चाइल्ड इज सो बोल्ड एट दिस एज. इट इज वंडरफुल दैट अ चाइल्ड इज सो बोल्ड एट दिस एज. ओ फॉर अ स्मॉल हाउस टू लिव इन मुंबई, मतलब मेरी ये विश है, डीप विश है कि काश मुंबई में एक घर होता. तो आई अर्जेंटली विश टू हैव अ स्मॉल हाउस टू लिव इन मुंबई. 5 यू आर अ चीट. 5 मतलब ये घृणा को दिखा रहा है. 5 it is contemptible that you are a cheat. Alas, that ever a friend should be a false. बड़े दुख की बात है कि एक फ्रेंड इतना झूठा हो सकता है, इतना धोखेबाज हो सकता है. तो इट इज सैड दैट अ फ्रेंड शुड बी फॉल्स. बड़े दुख की बात है कि एक फ्रेंड इतना धोखेबाज हो सकता है. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आए हैं ये सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग कंडीशन. इसको आप एक बार पढ़िएगा, काफी हेल्प आपको मिलेगी. कंडीशंस जो दिखा रहे हैं वो आपको ये सेंटेंस मिलेंगे. कंट्रास्ट दिखा रहा है आपको यहाँ पे, बहुत सारे सेंटेंसेस में आपको कंट्रास्ट देखने को मिलेगा. रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम देखते हैं. रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू. ही इज टू टायर्ड टू वॉक. इज लगेगा तो आप कैन लगाएंगे. ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक. इतना टायर्ड है कि वो चल नहीं सकता. शी इज टू एंशियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हर हस्बैंड. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? शी इज ओवर एंशियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हर हस्बैंड. या हाँ, यहाँ पे कैन नॉट नहीं लगाएंगे, ओवर एंशियस ही लगाएंगे. ठीक है. इट इज टू कोल्ड टू गो ऑन पिकनिक. अगेन यहाँ पे भी आप सेंस का ध्यान रखेंगे. जरूरी नहीं कि सब में कैन नॉट आप लगाएं. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको कैन नॉट नहीं लगाना है. टू गो ऑन पिकनिक, यहाँ पे आप सब्जेक्ट लगा सकते हैं. इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो ऑन पिकनिक. द शर्ट इज टू लूज फॉर माई बॉडी. ये सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं. टीजीटी पीजीटी आप प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, आपको मिल जाएंगे सारे सेंटेंस. द शर्ट इज सो लूज दैट इट डज नॉट फिट माई बॉडी. शर्ट इतनी लूज है कि मेरी बॉडी में फिट ही नहीं होती. इट इज टू हॉट. तो यहाँ पे सक्सेसिवली हॉट लिख सकते हैं, या आप एक्सट्रीमली हॉट भी लिख सकते हैं. इट इज एक्सट्रीमली हॉट. ही इज टू ईगर फॉर प्रेज. पूछा जा चुका है. ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज. जैसे होता है ना, किसी लोगों को बहुत ज्यादा मतलब तारीफ सुनने की बहुत ज्यादा आदत होती है, तो ओवर ईगर है. माई फोर्ट इज द फोर्ट इज टू हाइट फॉर एनी वन टू क्लाइम. द फोर्ट इज टू हाइट मतलब इतना ज्यादा ऊंचा है कि कोई चल भी नहीं सकता है. एनी वन को आप नो वन से कन्वर्ट करेंगे. द फोर्ट इज सो हाई दैट नो वन कैन क्लाइम इट. ठीक है. एनी वन कैन नॉट जो आप लिखते हैं बहुत लोग वो गलत लिखते हैं. नो वन सही होता है. He was too selfish. Too selfish को आप क्या लिखेंगे? Selfish beyond limit. My heart is too full for words. बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. My heart is so full that I cannot utter a word. यहाँ पे UTTER है. Utter a word. He is too fast not to catch up with you any moment. यहाँ पे not नहीं होगा. He is too fast to catch up with you. सॉरी. अगर आप यहाँ पे नॉट लगा देंगे तो यहाँ पे फिर पॉजिटिव हो जाएगा. अगर नॉट हटा देंगे तो यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा. ये भी आपको ध्यान देना है. यहाँ पे नॉट लगा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. अगर यहाँ पे नॉट नहीं लगा होता तो यहाँ पे आपको नॉट लगाना होता. आई होप आपको समझ में आ रहा है ये सेंटेंस. ही इज सो फास्ट दैट ही कैन कैच अप विद यू एनी मोमेंट. वो इतना फास्ट है कि आपको किसी भी मोमेंट कैच अप कर सकता है. अगर यहाँ पे नॉट नहीं लगा होता तो हम यहाँ पे लगाते कि इतना वो स्लो है, फिर हमें करना पड़ता. सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा फिर. ठीक है, कंट्रास्ट हो जाएगा अगर हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे. फास्ट है तो कैच क्यों नहीं कर सकता. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. शी इज टू गुड फॉर मी. शी इज सो गुड दैट आई एम नॉट मैच फॉर हर. ज्यादा अच्छी है. होता है ना, मैच मेकिंग करने जाते हैं लोग शादी के लिए, या शादी का प्लान बनाते तो बोलते इतने अच्छी कि हमारा मैच नहीं है, या हम कम अच्छे हैं, या वो कम अच्छी है, ऐसा. तो शी इज सो गुड दैट आई एम नॉट मैच फॉर हर. द हाउस इज टू स्मॉल फॉर मी, मतलब कि द हाउस इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट सर्व माई पर्पज. आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जानने से काम नहीं चलेगा. आपको सेंस समझने के अनुसार आपको सेंटेंस में कुछ एडिशन भी करना होगा. ठीक है, इसको आप एक बार और पढ़ेंगे जरूर से. दिस एडवर्सिटी इज टू मच फॉर एनी वन.
मतलब कि दिस एडवर्सिटी इज सो हार्श, इतनी हार्श है ये एडवर्सिटी, ये मुसीबत इतनी बुरी है दैट नो वन कैन बियर इट, कोई भी इसे सहन नहीं कर सकता है। ठीक है। माई टीचर इज टू फैट, टू फैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई टीचर इज फैटर देन शी शुड बी। ओके, ही भी हो सकता है यहाँ पे, राइट। माई टीचर इज फैटर देन शी शुड बी, मतलब मेरी टीचर इतनी फैट है जितना उन्हें होना चाहिए, मतलब जरूरत से ज्यादा है। एज अ चाइल्ड सुहानी वॉज टू एक्टिव, तो एज अ चाइल्ड सुहानी ज्यादा एक्टिव थी, मतलब एज अ चाइल्ड सुहानी वॉज मोर एक्टिव दैन शी शुड हैव बीन। ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे सुहानी वॉज टू एक्टिव लिखा है तो शुड हैव बीन आपको यूज करना है। ठीक है, मतलब कि जितना कि उसे होना चाहिए उससे ज्यादा एक्टिव है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना चाहिए। मतलब कौन सा वर्ड नाउन होता है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन होता है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव होता है। जैसे नाउन से बहुत सारे वर्ड्स आपको वर्ब में चेंज करने को मिलेंगे, नाउन से एडजेक्टिव में चेंज करने को मिलेंगे, नाउन से एडवर्ब में चेंज करने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपको समझना है। आप देखेंगे इसके लिए रेन एंड मार्टिन की बुक, उसमें आपको जो सेकंड पार्ट है रेन एंड मार्टिन का, उसमें आपको एक ही वर्ड के अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसका पेज मैं आप लोग को भेज दूंगी, हो सकता है आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो तो वो मैं भेज दूंगी। ठीक है, वर्ब से नाउन, वर्ब से एडजेक्टिव, वर्ब से एडवर्ब, ये भी आपको मिल सकता है चेंज करने को। एडजेक्टिव से नाउन, एडजेक्टिव से वर्ब, एडवर्ब से एडजेक्टिव से एडवर्ब मिल सकता है, एडवर्ब से नाउन, एडवर्ब से वर्ब, एडवर्ब से एडजेक्टिव। ठीक है, ये 4 तरीके से आपको चेंज करने को मिलेगा। चलिए देखते हैं, जैसे कि ही गॉट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। अब आप यहाँ पे क्या, सक्सेस इन द एग्जामिनेशन मतलब क्या हो जाएगा, सक्सीडेड। ठीक है, माई इंटेंशन, हर इंटेंशन वॉज टू हार्म मी, मतलब शी इंटेंडेड टू हार्म मी। ही गेव मी एडवाइस, क्या हो जाएगा, एडवाइस, इसे एडवाइस पढ़ते हैं, ही एडवाइज्ड मी। ठीक है, इस तरह आपको चेंज करना होगा। मैंने 2-3 आपको एग्जाम्पल दिए। नाउन इनटू एडजेक्टिव, शी एडमिटेड हर गिल्ट, इसका हम क्या कर सकते हैं, अच्छा, रिप्लेस द नाउन in italics by the following sentences, in the following sentences by adjective। तो गिल्ट का क्या हम कर सकते हैं, गिल्टी। ठीक है, नाउन है, क्या हो जाएगा, गिल्टी। ठीक है, करेज, ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट करेज, मतलब कि ही इज अ करेजियस मैन। ही इज लिविंग इन पीस दीज डेज, मतलब ही इज लिविंग, पीस का पीसफुल हो जाएगा। ठीक है, स्किल का स्किलफुल यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह देखिए, जो भी वर्ड्स आपको इटैलिक्स में दिख रहे हैं ना, गिल्ट जैसे यहाँ पे है, डस्ट है, करेज है, स्किल है, एंड आई थिंक पीस है, नेग्लिजेंस है, ये जितने भी वर्ड्स हैं इन्हें एडजेक्टिव में आपको चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब में जैसे शी लेफ्ट द रूम इन एंगर, एंगर का क्या हो जाएगा, एंग्रिली। इसको हम क्या लिख सकते हैं, शी लेफ्ट द रूम एंग्रिली। ओके, क्या आपको क्लियर हो रहा है कैसे आप चेंज करेंगे, प्लीज कैरी इट विथ केयर, तो प्लीज कैरी इट केयरफुली, क्या हो जाएगा, केयरफुली। शी सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ लक, शी सर्वाइव्ड लकली। ठीक है, लेफ्ट द रूम इन हरी, तो इन हरी का हरीडली हो जाएगा, पेशेंस का पेशेंटली, अटेंशन का अटेंटिवली, एवरी वीक तो वीकली हो जाएगा, पीस का पीसफुली हो जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वर्ब्स को आपको नाउन में चेंज करना है। तो प्रॉमिस्ड है तो प्रॉमिस हो जाएगा, ही माई ब्रदर गेव मी अ प्रॉमिस टू हेल्प मी, माई ब्रदर गेव मी अ प्रॉमिस टू हेल्प मी, या मेड मी अ प्रॉमिस भी हो जाएगा, माई ब्रदर मेड अ प्रॉमिस, मेड मी अ प्रॉमिस, सॉरी, माई ब्रदर मेड अ प्रॉमिस टू हेल्प मी। ठीक है, द कंप्यूटर इज मेड इन इंडिया, मेड है, ये वर्ब है। ठीक है, इसका आप क्या बना सकते हैं, मेड को आप नाउन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक
इसका आप लोग थोड़ा सा क्लियर करिएगा। मेड का जहां तक मैं समझ पा रही हूँ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ओके, ही एक्सेप्टेड ऑल दैट आई प्रपोज, तो प्रपोज का क्या हो जाएगा? प्रपोजल। साइन का क्या हो जाएगा? सिग्नेचर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ क्लियर है कि कैसे आप वर्ब को कैसे नाउन में करेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, ये जितने भी वर्ड्स हैं बस इन्हें बस आपको नाउन में चेंज करना है। ठीक है, जितने भी इटैलिसाइज्ड है, एडमायर का जैसे एडमिनिशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वर्ब को एडजेक्टिव में करना है, तो डिफर का डिफरेंस हो जाएगा। शी इज डिफरेंट विद मी इन हर व्यूज, डिफर मी हो जाएगा। शी ऑलवेज ओबेज हर ब्रदर, तो शी इज ऑलवेज ओबीडियंट टू हर ब्रदर हो जाएगा। ठीक है, सक्सीड है तो सक्सीड का क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल। ही हैज सक्सीडेड इन हर वर्क, तो ही इज सक्सेसफुल इन हर, यहाँ पे हिज हो जाएगा। ठीक है, ही इज सक्सेसफुल इन हिज वर्क। ठीक है, आई डाउटफुल योर ऑनेस्टी, आई एम डाउटफुल अबाउट योर ऑनेस्टी। आई होप आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे। वर्ब्स इनटू एडजेक्टिव, वर्ब को सॉरी वर्ब्स को आप एडवर्ब में कैसे चेंज करेंगे? तो हरीड है तो हरीडली हो जाएगा। ठीक है, आई फोर्स हिम टू लीव, तो यहाँ पे फोर्सफुली हो जाएगा। सक्सीडेड का क्या हो जाएगा? सक्सेसफुली। ठीक है, अटेंडेड का हो जाएगा अटेंटिवली। ठीक है, आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया है। अब यहाँ पे है रिप्लेस द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय नाउन। एडजेक्टिव को आपको नाउन से कन्वर्ट करना है। स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ। एक्सरसाइज मेक अ बॉडी स्ट्रॉन्ग, तो एक्सरसाइज गिव्स बॉडी स्ट्रेंथ। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। हर एक्शंस आर केयरफुल, हर एक्शंस आर केयरफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो हम कर सकते हैं शी इज केयरिंग, शी इज केयरफुल का आप क्या कर सकते हैं? हर एक्शंस आर फुल ऑफ केयर, ये कर सकते हैं। राइट, हर एक्शंस आर फुल ऑफ केयर। ठीक है, देयर एक्सपेक्टेशन वाज सक्सेसफुल, तो यहाँ पे सक्सेसफुल को आप सक्सेस से कन्वर्ट कर देंगे। करेजियस को आप करेज से कर देंगे। ठीक है, रूम इज डस्टी का क्या हो जाएगा? द रूम इज फुल ऑफ डस्ट। ओके, इसी तरह आपको एडजेक्टिव इनटू वर्ब, आपको यहाँ पे भी वही काम करना है। यू हैव गिवन मी अ प्लीजेंट न्यूज, तो प्लीजेंट का आप क्या कर देंगे? प्लीज कर देंगे। मतलब कि योर न्यूज हैज प्लीज्ड मी, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इंटेंशनल का आप इंटेंड कर देंगे। सक्सेसफुल का सक्सेस कर लेंगे, केयरफुल का केयर कर लेंगे। एनोइंग, एनोइंग का क्या करेंगे? एनॉय, ANNOY। योर बिहेवियर वॉज एनोइंग टू योर वाइफ, मतलब योर बिहेवियर अनॉयड योर वाइफ। ठीक है, और एडवर्ब्स इनटू एडजेक्टिव इनटू एडवर्ब, एडजेक्टिव जैसे यहाँ पे पीसफुल है, तो पीसफुल का क्या हो जाएगा? पीसफुली। ये भी हमने सभी में डिस्कस किया है। आपको जितने भी वर्ड्स यहाँ पे है ना, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, वर्ब, इन सभी को आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत अच्छे से पढ़िए, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि कैसे चेंज करना है। जैसे ही हैंड राइटिंग इज नीट है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ही राइट नीटली। ठीक है, ही इज अ स्लो ड्राइवर, मतलब कि ही ड्राइव स्लोली। ठीक है, आई एम सर्टेन दैट आई विल पास दैट, तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज, सॉरी, आई विल पास सर्टेनली। यहाँ पे एडवर्ब आप यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? सर्टेनली। बाकी एडवर्ब इनटू नाउन्स ये आपको चेंज करना ही जाएगा। एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय नाउन्स, तो डू नॉट टॉक विद चिल्ड्रन एंग्रीली, तो इन एंगर हो जाएगा। एंग्रीली का क्या हो जाएगा? इन एंगर। ठीक है, केयरफुली का क्या कर देंगे? विद केयर। ठीक है,
बाकी आई होप आपको समझ में आ गया कैसे वर्ब को एडवर्ब एडजेक्टिव कैसे चेंज करेंगे. So this was all for today regarding the transformation. We have discussed all the rules, all the types of sentences. जितने भी sentences पूछे जा सकते हैं या अब तक जितने भी sentences पूछे गए हैं ट्रांसफॉर्मेशन में वो हमने सारे डिस्कस किए हैं. और आप में से काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी इस पे एक क्लास लेने के लिए, तो वो मैंने आपके लिए आज अरेंज की है. हालांकि काफी ज्यादा समय लगा एंड आई एम रियली इंडेप्टेड टू यू कि आप सभी लोगों ने इतनी देर क्लास ज्वाइन की. सो आई होप कि आपको क्लियर है. एक बार आप कंफर्म कीजिए जिन्हें भी ट्रांसफॉर्मेशन में डाउट था क्या वो अभी क्लियर है. आपको देखिए एक बार पढ़ना जरूर पड़ेगा क्योंकि इसमें से बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हो सकते हैं आप लोगों के लिए जो नए हों. तो इसको आप 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे और ये सिर्फ एलटी के एग्जाम में ही काम नहीं आएगा. इसको आप अभी जो आपका पीजीटी का एग्जाम होगा वहां पे आपको हेल्प मिलेगी. जीआईसी में भी ग्रामर है, वहां पे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी. और आप में से काफी लोग बिहार की तैयारी कर रहे हैं, बिहार स्टेट या बिहार का जो भी एग्जाम है अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो भी अब 2 फेज में होगा, मतलब 2 स्टेप में होगा एलटी की तर्ज पे ही. तो वो भी एग्जाम होगा. अब आप में से ज्यादातर लोग देते हैं बट बहुत लोग की चॉइस नहीं है बिहार में देना. पर जो भी आप एग्जाम देंगे ग्रामर तो सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है, मैंने ये देखा है. लिटरेचर कम कर रहे हैं अब, ग्रामर और वोकैब बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, तो वो आपको तैयार करना है. ठीक है. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग attentive in the class and take care. Good night to all of you. I will upload the recording very soon whenever it is available. Okay, thank you, take care.